हमारे चैनल उर्दू मॉरल स्टोरी में खुश आमदीद। हमारे चैनल से रोजाना आपको सच्ची इस्लामी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में कोई न कोई ऐसा सबक छुपा होता है जो आपकी जिंदगी संवार सकता है। आज का वाकया भी ऐसा ही है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम असलम है और मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अपनी बीवी और तीनों बेटियों के साथ आसूदा जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपना ज़ाती कारोबार है। तीनों बेटियां अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं और बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी में होती है। शहर के एक पोश एरिया में नया घर लिया हुआ है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह का दिया सभी कुछ है। एक रोज़ मामूल के मुताबिक मैं अपनी बेटी कायनात को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। दौराने ड्राइव मैं किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहा था। कायनात फ्रंट सीट पर खुले बालों से दुपट्टा हटाए मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आगे सिग्नल पर मैंने गाड़ी रोक दी थी। मैं फ़ोन पर बात करने के साथ साथ सिग्नल खुलने का टाइम भी देख रहा था। कॉल काट कर मैंने मोबाइल साइड पर रखा, कायनात की तरफ देखा और कहा, बेटा 100 बार कहा है दुपट्टा सर से ना हटाया करो। कायनात अपनी साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने लाशौरी तौर पर उसकी तरफ देखा। रोड साइड पर बने फुटपाथ पर सफेदे के दरख्त के नीचे और कायनात की साइड पे सामने मटियाले रंग का कुत्ता खड़ा था और कायनात की तरफ ही देख रहा था, साथ दुम हिला रहा था। कुत्ते और गाड़ी के दरमियान बमुश्किल 7-8 फुट का फासला होगा। मैं कायनात की तरफ देखकर मुस्कुराया क्योंकि मेरी बेटी पालतू जानवरों की बेहद शौकीन है। हमारे घर में काफ़ी पालतू जानवर मौजूद हैं। इसी दौरान सिग्नल खुल चुका था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी जबकि कायनात अभी भी साइड मिरर से पीछे देख रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी आ गई तो मैंने कायनात को उतारा और वापस चल दिया। अभी मैं कमरे के सामने पहुंचा ही था कि कायनात की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करते ही कहा कि नहीं बेटा, कुत्ता घर नहीं रखने दूंगा मैं। मगर आगे से कायनात की घबराई सी आवाज़ आई, अब्बू मुझे घर ले जाएं, मेरा दिल घबरा रहा है। कॉल सुनते ही मैंने कॉल काट दी और जल्दी से गाड़ी मोड़कर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। कुछ मिनट में मैं कायनात के पास था। कायनात बेंच पर बैठी थी और दोनों हाथों से उसने सर पकड़ा हुआ था। मैंने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वापसी पर बार बार पूछे जा रहा था कि कायनात क्या हुआ है, मगर कायनात ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर पकड़कर बैठी रही। मैंने परेशानी के आलम में कायनात की माँ को फ़ोन करके कहा कि जल्दी से गेट के बाहर आओ, कायनात की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल जाना है। मेरा घर अस्पताल के रास्ते में है। घर के गेट पर कायनात की माँ परेशान खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही उसने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद लाइल्म था। अस्पताल का रास्ता अभी हम तय कर ही रहे थे कि कायनात ने ऊंची आवाज़ में कहा, अब्बू मैं ठीक हूँ, अम्मी से कहें कि बोलना बंद कर दें, मुझे अस्पताल नहीं जाना, घर वापस ले चलें। मैंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, मगर अस्पताल से तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। मेरी बात काटते हुए कायनात चिल्लाने लगी और बोली, अगर आपने गाड़ी घर की तरफ नहीं मोड़ी तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। मैंने कायनात की तरफ हैरानी से देखा। वो खुद मुंह खोले खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने गाड़ी का लॉक चेक किया, गाड़ी ऑटो लॉक पर ही थी। मैंने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी, मगर मैं हैरान था कि मेरी बेटी ने कभी भी इस लहजे में अपनी माँ से बात नहीं की थी। खैर हम लोग जब अपने कमरे में आए तो कायनात को बेड पर लिटा दिया। वो बिल्कुल खामोश लेटी हुई थी। मुझे एहसास हो गया था कि कायनात को बहुत तेज बुखार है। उसकी माँ ने कायनात का सर भी दबाना चाहा, मगर कायनात ने इनकार कर दिया। फिर बेड से उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हैरान कुन बात यह थी कि कायनात को यह सब याद नहीं था। उसकी माँ ने जब उसे बताया तो वो भी हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपसे इस लहजे में बात करूं। मैंने उसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जब बुखार सर पर चढ़ जाए तो इंसान को एहसास नहीं रहता। मेरी आदत है, मैं जल्द सो जाता हूँ।
कायनात को बाकी घर वालों के साथ बातें करता देखकर मैं खाना खाकर सोने चला गया। मेरी आंख कायनात की माँ के झंझोड़ने पर खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा। दोनों छोटी बेटियां और कायनात की माँ मुझे कह रही थीं कि देखें कायनात को क्या हो गया है। मैं बदहवासी में कायनात के कमरे की तरफ भागा। कायनात अपने बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और मुंह से गो गां की आवाजें आ रही थी। मैंने कायनात को उठा लिया। उसके वजूद से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं उसे उठाकर जैसे ही गाड़ी की तरफ भागा, कायनात फौरन ठीक हो गई। उसे होश आ गया। इस बार भी वो सुबह की तरह चिल्लाने लगी कि मुझे अस्पताल नहीं जाना, मगर मैंने गाड़ी अस्पताल में आकर ही रोकी। डॉक्टर ने तसल्ली से चेक करके कहा कि कायनात बिल्कुल ठीक है। सारा वाकया सुनाने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये डिप्रेशन के दौरे हैं और कुछ नहीं हो सकता। अगले चंद दिन भी जब कायनात की हालत यही रही तो कायनात की माँ से मशवरा करके अपने एक जानने वाले जो कि आमिल हैं उनसे बात की और उन्हें घर ले आया। इन्होंने हिसाब किताब वगैरह करके कहा कि कायनात पर बहुत सख्त जादू है और वो उसका तोड़ करेंगे। काफ़ी देर वो कुछ पढ़ते रहे, फिर फारिग होकर इन्होंने कहा कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। वो सारा दिन खैरियत से गुजर गया, मगर रात होते ही कायनात घर से गायब हो गई। हमने सारा घर ढूंढा मगर कायनात कहीं नहीं मिली। मेरे आसान खता हो रहे थे जबकि कायनात की माँ पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। इतनी देर में कायनात की माँ ने कहा कि स्टोर चेक करते हैं। हमने स्टोर की तरफ जाकर देखा। स्टोर के दरवाजे की कुंडी बाहर से ही बंद थी। मैंने मायूसी से स्टोर का दरवाज़ा खोला। इंतहाई गंदी बदबू मेरे नाक से टकराई। स्टोर में अंधेरा था। मैंने लाइट चलाई मगर कायनात स्टोर में नजर नहीं आई। स्टोर की बदबू बता रही थी कि कायनात यहीं मौजूद है। अचानक मेरे कानों में गू गां की आवाज़ टकराई जो कि कायनात ही की थी। मैंने देखा स्टोर में बने ऊपर छत के रूफ स्टोर से ये बदबू आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों हाथों पर वजन डालकर उछलकर रूफ स्टोर में जाकर देखा तो कायनात वहां बैठी थी और मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी। उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी। मैंने उसे टांग से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसका मुंह घुटनों पर था। बाल उसके घुटनों के नीचे गांठ की सूरत में बंधे हुए थे। बाकी बालों से उसके दोनों हाथ पीछे कमर पर बंधे थे। खुदाया, ये लम्हा किसी बाप को न दिखाए। मैं जल्दी से संदूक पर उतरा। संदूक पर खड़े होकर मैंने कायनात को उठाया और उसके बाल खोलने की कोशिश करने लगा। बाल की गांठें ना खुली। संदूक से नीचे उतरकर मैंने कायनात को स्टोर से निकाला और हॉल में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए और कायनात मेरे हाथों से गिरती गिरती रह गई। मेरी दोनों बेटियां फर्श पर नीचे गिरी हुई थीं। दोनों के सर आपस में मिले हुए थे और वो भी मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थीं। मैंने कायनात को बिस्तर पर लिटाया और मुड़कर अपनी बेटियों को उठाने की कोशिश की। इन दोनों के बाल भी बंधे हुए थे। हालत कायनात के जैसी थी। अब एक अजीब सा खौफ था जो हम दोनों के जहनों में सिरायत कर रहा था। मुझे जल्दी से आमिल बाबा का ख्याल आया। मैं उनको लेने के लिए घर से निकला। मेरी नज़र सामने पड़ी। मैं खौफ के मिले जुले एहसासात से ठटक कर रह गया। मेरे सामने मटियाले रंग का कुत्ता बैठा था। मैंने कुत्ते को हाथ के इशारे से हुश हुश करके डराया था। कुत्ता उठा और बड़े आराम से चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। गेट के पास पहुंचकर उसने छलांग लगाई और गेट से मुल्हिका दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं हैरान था कि ये कुत्ता कहाँ से आया। खैर, जैसे तैसे करके मैं आमिल साहब के पास गया। इन्होंने बताया कि जादू की वजह और कुछ नहीं, बल्कि आपके रिश्तेदार आपसे रिश्ता लेना चाहते हैं और ये उन्हीं की शरारत है। आमिल साहब ने वापस जाना चाहा तो मैंने कायनात की माँ को दोबारा बच्चियों के पास रुकने की ताकीद की और आमिल साहब को छोड़ने चला गया। अभी हम रास्ते में ही होंगे कि फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ कायनात की माँ थी जो बता रही थी कि बेटियों की हालत दोबारा ख़राब हो गई है। आमिल साहब ने सबको दम किया हुआ पानी पिलाया और पढ़ने बैठ गई।
کوئی آدھ گھنٹے کے بعد عامل صاحب کہنے لگے، میں نے حصار کر دیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مگر کچھ دن بعد یہ مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اب ہم لوگ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے، کیونکہ بیٹیوں کے معاملے حساس ہوتے ہیں۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ اس 1 مہینے میں ہمارے گھر کے سبھی پالتو جانور مر گئے تھے۔ گھر میں ہر وقت عجیب سی بدبو پھیلی رہتی۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے اس پریشانی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا اگر ہو سکے تو میری مدد کیجیے۔ یہ صاحب روحانی سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے سارا مسئلہ سمجھایا۔ میرے ساتھ کھانا کھانے کے بعد بولے کہ کسی مرغی کا بندوبست کریں تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جا سکے۔ غرض میں نے ایسا ہی کیا۔ اس رات کی دھند بھری سحر کے تقریباً 4 بجے ہوں گے، میں، سلیم صاحب، ان کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کائنات کی یونیورسٹی کے روڈ پر سفیدے کے درخت کے نیچے گاڑی روک کر اپنے سامنے بیٹھے مٹیالے رنگ کے کتے کے آگے ایک ذبح شدہ مرغی رکھ رہا تھا۔ تینوں بچیاں اور وہ صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کتے نے میرے پیچھے دیکھنے کی جرت بھی نہ کی، اپنا بڑا سا منہ کھولا اور مرغی اٹھا کر دھند بھرے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی وقت فجر کی اذان کی آواز آئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اس دن کے بعد سے میری بیٹیوں کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ پھر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ آج وہ سب یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ایک خواب دیکھا ہے، مگر سچ پوچھئے وہ خوفناک حقیقت آج بھی یاد آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔